सेंटर ऑफ मास पढ़ लिए थे, है ना। सेंटर ऑफ मास के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है, वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हम लोग को रिजिड बॉडी। क्या पढ़ना है? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी को हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पिंड। क्या बोलते हैं? दृढ़ पिंड। इस चीज को लिखो, हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड या फिर रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी होता क्या है, दृढ़ पिंड क्या होता है? एक ऐसा बॉडी जिसके ऊपर अगर हम लोग फोर्स एक्सर्ट करते हैं, बल लगाते हैं, और बल लगाने पर यदि उसके शेप और साइज में कोई भी चेंजेस नहीं होता, शेप और साइज में कोई भी चेंजेस नहीं होता, तो उस बॉडी को क्या बोला जाता है? रिजिड बॉडी बोला जाता है। एक ऐसी वस्तु जिसके ऊपर बल आरोपित करने पर उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन नहीं होता, तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी बॉडी हमारे डेली लाइफ में प्रेजेंट नहीं है। ये सिर्फ एक प्रकार की क्या है? परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है कि एक बॉडी लेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने के कारण उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन नहीं होगा। तो दैट इज ओनली कॉन्सेप्चुअल, सिर्फ वो थ्योरेटिकल है कि रिजिड बॉडी दृढ़ पिंड होता है, बट वास्तविक में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम फोर्स लगाओगे तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अगर इसको भी हम लोग लेंगे और इसको भी ढके लेंगे, इधर उधर करेंगे तो कुछ ना कुछ टूटेगा, या हो सकता है इसका शेप चेंज हो जाए। कुछ भी चीज ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके ऊपर बल लगाएंगे, अब ऐसे बल लगाओगे तो अलग मैटर है, टच वाला, लेकिन बल मतलब थोड़ा सही सलामत वाला लगाना है। तो अगर हम लोग बल आरोपित करते हैं और उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, शेप और साइज चेंज नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रिजिड बॉडी। तो लिखो, एक ऐसी वस्तु जिस पर बल आरोपित करने पर, एक ऐसी वस्तु जिस पर बल आरोपित करने पर उसके आकार एवं आकृति में, उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। When force is given to a body, या when force is exerted on a body, when force is exerted on a body and its shape or size does not change, and its shape or size does not change, then its body is said to be, then the body is said to be rigid body. Then the body is said to be rigid body. क्लियर? अब तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज, टॉर्क। क्या स्टडी करेंगे? टॉर्क। टॉर्क में हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। टॉर्क या फिर बल आघूर्ण होता क्या है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क या फिर बल आघूर्ण। तो टॉर्क को बेसिक चीज समझेंगे। सबसे पहले टॉर्क को समझने से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, रोटेशनल मोशन। क्या पढ़ लेते हैं? रोटेशनल मोशन। हिंदी में बोलते हैं घूर्णी गति। क्या बोलते हैं? घूर्णी गति, घूर्णी गति। तो घूर्णी गति या रोटेशनल मोशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशनल मोशन? तो अगर कोई सा ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे रोटेशन करता है, अगर कोई सा ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे ही रोटेशन ऐसा करेगा तो ये क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार गति कहलाएगा। लेकिन वैसा ना करके अगर अपने अक्ष पे ही क्या करेगा? वो रोटेट करेगा, अपने एक्सिस पे ही रोटेट करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन या फिर घूर्णी गति। यदि कोई सा ऑब्जेक्ट गोल ना घूमकर, एक सर्कल में ना घूमकर, अपने जहां पे खड़ा है वहीं पे गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दे, तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन ना बोल के, वृत्ताकार गति ना बोल के क्या बोलते हैं? घूर्णी गति या फिर रोटेशनल मोशन। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटा में एक राउंड क्या हो जाती है? घूमती है। वो सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में घूमती है, लेकिन अपने एक्सिस में 24 घंटे में एक बार क्या करती है? वो घूम जाती है। तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? रोटेशनल मोशन।
तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट यदि अपने अक्ष पर गति कर रहा है, अपने एक्सिस पे मोशन कर रहा है, कैसे? सर्कुलर, अपने एक्सिस पे घूम रहा है मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसको सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार गति नहीं बोलते, बल्कि क्या बोल देते हैं उसको हम लोग? घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन। क्लियर है यहां पर तक? तो घूर्णी गति का ही कॉन्सेप्ट बनता है बल आघूर्ण। इसको हम लोग किस पे नहीं देख सकते हैं? सामान्य गति में नहीं देख सकते, ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं देख सकते हैं। इसका सिर्फ वर्णन किस में हो सकता है? रोटेशनल मोशन में। तो टॉर्क या बल आघूर्ण क्या होता है? अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका एक्सिस हो गया जहां पे इसको घुमाना है। अब घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे मेरे को बताओ? फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसा फोर्स लगाएंगे? अगर ये ऑब्जेक्ट को तुमको घुमाना है तो तुम फोर्स कैसे लगाओगे? जैसे ऑब्जेक्ट को घुमाना है तो हम फोर्स नीचे से लगाएंगे, ऐसे लगा रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है? वो परपेंडिकुलर, लंबवत लग रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, अब इसको तुमको घुमाना है, नहीं घुमा सकते हम। घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर से ये जो अंगूठा है, अंगूठे से हमको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। कैसा लग रहा है? नीचे से। ऊपर से तो ऐसा, या कोई दूसरा आएगा तो ऊपर से भी घुमा सकता है, ऐसे मोड़ मोड़ के घुमाएगा उसको, तो वो क्या लगा रहा है? उस पर लंबवत बल। कैसा लगा रहा है? लंबवत बल, परपेंडिकुलर फोर्स। तो टॉर्क क्या बोलता है? बल आघूर्ण क्या बोलता है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा लग रहा है? लंबवत। तो हम लोग बोलेंगे बल आघूर्ण बराबर बल गुणित लंबवत दूरी। ये इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क का। तो टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलरली घुमाना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है? रोटेशनल मोशन करवाना है, और रोटेशनल मोशन करवाने के लिए जब उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? परपेंडिकुलर फोर्स, लंबवत बल लगाया जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन? टॉर्क। किसी भी वस्तु को अपने अक्ष में घुमाने के लिए जितना उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? लंबवत बल। क्या लगाया जाता है? लंबवत बल लगाया जाता है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाता है। तो ये परपेंडिकुलर फोर्स क्या कहलाता है? तुम्हारा टॉर्क। अब परपेंडिकुलर फोर्स कुछ होता नहीं, तो हम क्या करेंगे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर फोर्स लंबवत बल नहीं होता, लेकिन बल और दूरी दोनों होती है, तो उसको लंबवत बल मान लिया जाता है। लंबवत और बल, परपेंडिकुलर और फोर्स। तो लिखो, when any body does rotational motion, when any body does rotational motion, when any body does rotational motion about an axis, a perpendicular force acts on it, such force is called then perpendicular force is called टॉर्क। यदि किसी वस्तु को अपने अक्ष में घुमाना होता है, इंग्लिश मीडियम वाले फॉर्मूला लिखो। यदि किसी ड्राइंग को बना के, यदि किसी वस्तु को अपने अक्ष में घुमाना होता है, तो उस पर जितना लंबवत बल कार्य करता है, तो उसे बल आघूर्ण कहते हैं। और ये टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट 12वीं में भी है, याद रख ले रहे ना, 12th में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3,
तीनों में उपयोग होगा, नहीं 4, 5 में भी उपयोग होगा। 5 चैप्टर में, ये 12th में इसका यूज है टॉर्क का। तो टॉर्क क्लियर है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने एक्सिस पे रोटेट करना। किस पे रोटेट करना? एक्सिस पे, अक्ष पे घुमाना। ठीक है, इस तरीके से अक्ष पे क्या करना? घुमाना। तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। टॉर्क मतलब होता है बल आघूर्ण। टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं? टाउ। किससे डिनोट करते हैं? टाउ। ये हिंदी मीडियम का आर्ट है ऐसा, क्लियर है? तो टॉर्क को किससे डिनोट किया जाता है? टाउ से, TAU, टाउ। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। और डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे हम लोग? R S तुम्हारा D सब डिस्टेंस है, R से इसमें डिनोट होगा। अब चूंकि ये एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। और ये कौन सी राशि है? सदिश है, वेक्टर है। इस चीज को याद रखने रहना, क्योंकि इसमें भी दिशा है और इसमें भी दिशा है, दोनों में दिशा है, इसलिए इसकी भी दिशा होगी। नोट करो फार्मूला के साथ टॉर्क का। पहले यह थ्योरी वाला को भी नोट करना ना, बल आघूर्ण बराबर बल गुणित लंबवत दूरी। हो गया? आगे बढ़ूं? चौथा टॉपिक, कपल बल युग्म। बल युग्म, इसको भी टाउ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। बल आघूर्ण पढ़ लिए, अब पढ़ रहे हैं बल युग्म कपल। ठीक है, कई बुक में मोमेंट ऑफ कपल क्या लिखा रहता है? मोमेंट ऑफ कपल, सॉरी मोमेंट ऑफ टॉर्क। मोमेंट ऑफ टॉर्क को ही क्या बोला जाता है? कपल बोला जाता है, याद रख ले रहना। अब कपल क्या होता है? अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक साइड से बल देके घुमाएंगे तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? टॉर्क। लेकिन दोनों तरफ से यदि बल देके घुमा रहे हैं तो क्या कहलाएगा? ये कपल। डिफरेंस समझ में आया? अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसको अपने एक्सिस पे घुमाना है, अपने अक्ष पे घुमाना है, और यदि हम एक ही तरफ बल देके घुमा रहे हैं, एक साइड को हमने छोड़ दिया, सिर्फ पकड़ने के लिए रखा, और सिर्फ एक ही साइड से घुमा रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? टॉर्क कहलाएगा। लेकिन दोनों तरफ से ऐसा करके बल लगाएंगे, दोनों साइड से वर्क करेंगे, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? कपल। दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, और एक तरफ से लंबवत बल दिया जा रहा है, एक तरफ से परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? टॉर्क। हिंदी में बल आघूर्ण। लेकिन अगर दोनों तरफ से बल देके घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों तरफ से फोर्स दिया जा रहा है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? कपल। क्लियर है? तो लिखो, when force is exerted, फोर्स की जगह ना सामने में परपेंडिकुलर लिख लेना। when perpendicular force is exerted on a body, when perpendicular force is exerted on a body from both the sides of the axis, from both the sides of the axis, from both the sides of the axis, then it is called कपल। जब अक्ष के दोनों ओर से, जब अक्ष के दोनों ओर से लंबवत बल आरोपित किया जाता है, तो उस बल को
तो उस बल को क्या बोलते हैं, बल युग्म कहते हैं। नोट करो, उसमें सीधा फोर्स रहता है, इसमें एनी वन फोर्स हो जाता है, क्योंकि दो तरफ फोर्स लगेगा तो किसी एक तरफ को ही हम क्या करेंगे, वैलिड मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट करो, किसी एक दिशा में लगने वाला बल, वो दोनों दिशा में लगता है, ये सिर्फ एक ही दिशा में लगता है। नोट करो फॉर्मूला, इसको आर ही कर लेना आप लोग, डी से मत बनाना, आर से ही बनाओ। हो गया। ठीक, आगे बढ़े, अगला टॉपिक आते हैं कितना नंबर, चौथा, पांचवा। फिफ्थ नंबर का टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी तुम्हारा 12th में यूज होगा, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं कोणीय संवेग। क्या बोलेंगे, कोणीय संवेग। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है। तो किसी को पता है, मैं पूछा था, बताया था, मोमेंटम बताओ। मोमेंटम मैंने पढ़ाया हुआ है लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन सेकंड लॉ के पहले क्या पढ़ाया हुआ है। संवेग पढ़ाया ना। अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन करता है, और उस मोशन का हम लोग वेलोसिटी मेजर करते हैं, वेग क्या करते हैं, मापते हैं। और वेग को किस आधार पर मापा जाता है, यदि द्रव्यमान के आधार पर, उसके वेट के आधार पर अगर उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, मापा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, संवेग। अगर नॉर्मली हम लोग वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं तो वेग कहलाएगा। लेकिन वेग का मापन किसके आधार पर किया जाए, द्रव्यमान के आधार पर, मास के बेसिस पर। तो जब मास के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर किसी ऑब्जेक्ट का वेग को मेजर किया जाए तो वो क्या कहलाता है, तुम्हारा संवेग या फिर मोमेंटम। जैसे 1 ग्राम का पत्थर लेंगे, 10 ग्राम का पत्थर लेंगे और 1 किलो का पत्थर लेंगे, कौन ज्यादा दूर फेंकाएगा, 1 ग्राम का ज्यादा फेंकाएगा। चलो फेंक के दिखाओ, एक माचिस की तीली दूंगा और एक को पत्थर दूंगा, कौन फेंकाएगा ज्यादा, नहीं, माचिस की तीली को फेंको तुम लोग, 1 ग्राम वाले लोग, क्या फेंकाएगा, 10 ग्राम वाला। 1 किलो वाला ज्यादा दूर जाएगा कि 10 ग्राम वाला, काहे, इसका वेट तो और कम है, तो ये तो और ज्यादा दूर जाना चाहिए। जितना हल्का वस्तु को हम फेंकने की कोशिश करते हैं, उसमें वायु, हवा का इफेक्ट, प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा पड़ जाता है, तो वो हवा को काट के आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जब हम लोग जैसे जैसे वेट बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हवा का इफेक्ट उस पर क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, तो ज्यादा दूर जाता है। लेकिन जब वेट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, तो फिर वो हवा को काट ही नहीं पाता है, वो आगे ही नहीं बढ़ पाता है। तो ना तो कम होने से उसकी स्पीड ज्यादा होगी और ना ही ज्यादा होने से, स्पीड तो ज्यादा होगी लेकिन क्या कम होगी, डिस्टेंस। लेकिन जब उसका जो क्या है, वजन ज्यादा भी नहीं रहेगा, कम भी नहीं रहेगा, तो वो लंबी दूरी क्या करेगा, तय करेगा, लॉन्गर डिस्टेंस, वो हवा को बहुत ज्यादा क्या कर पाएगा, काट पाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, संवेग। तो यदि किसी वस्तु का हमको वेग, वेलोसिटी को मेजर करना रहता है, और वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, द्रव्यमान का। जनरली करते नहीं है, लेकिन अगर हमको द्रव्यमान के बेसिस पे, मास के बेसिस पे क्या करना रहता है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मेजर करना रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, संवेग। और संवेग को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। और p की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणित वेग बराबर क्या होता है, संवेग। ये फॉर्मूला होता है, T = mv, पढ़े हुए हैं।
ये फॉर्मूला किसका हो गया? संवेग का। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है बताओ? हाँ, पढ़ना क्या है हमको? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है? द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम जो अभी अपन पढ़े, इनटू एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। हिंदी में रेखीय संवेग तथा दूरी के गुणनफल को कोणीय संवेग कहते हैं। इसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एल साइन से। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू आर। क्या हो जाएगा? P इंटू आर। एल बराबर क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन सिर्फ इतना ही है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के क्या प्रोडक्ट को, गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। रेखीय संवेग तथा दूरी के गुणनफल को क्या बोला जाता है? कोणीय संवेग। नोट करो इसको। आप जाओगे तो भैया चले जाओ, मैं चाबी छोड़ दूंगा। हो गया? अब क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो पेपर मैंने दिया हुआ है, उस पेपर में नोट किए सब? वो अगर किसी को याद होगा तो वो क्वेश्चन आया है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। हिंदी में कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आघूर्ण में संबंध मतलब हमको रिलेशन निकालना है किसके बीच का? एल एंड टाउ। किसके बीच का रिलेशन निकालना है? एल एंड टाउ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है और इसका यूज भी है। तो एल एंड टाउ में रिलेशन निकालना है। तो एल का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए अभी? P इंटू आर। टाउ का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? F इंटू आर। ये दोनों क्लियर है? एल इज इक्वल टू जानते हैं P इंटू आर और टाउ इज इक्वल टू क्या जानते हैं? F इंटू आर। अब हम उन दोनों में हमको क्या करना है? रिलेशन बताना है। तो हम रिलेशन कैसे बताएंगे? तो रिलेशन बताने के लिए सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट L इज इक्वल टू क्या जानते हैं? P इंटू आर। इसका डिफरेंशिएशन अगर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? अवकलन कर दिया जाए। किसके रेस्पेक्ट में? T के रेस्पेक्ट में। तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d अपॉन dt और P इंटू क्या हो जाएगा? r। क्लियर है? T के सापेक्ष क्या कर दिया हम लोग? अवकलन। क्या लिखेंगे? T के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन सब पढ़ चुके हो, अवकलन करने पर क्या? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। t के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या कर दिए? डिफरेंशिएट। तो d अपॉन dt लग गया। तो ये हो गया dl अपॉन dt इज इक्वल टू r बाहर कर दिए, क्या बचा? dp अपॉन dt। क्या बचा? dp अपॉन dt। अब r इंटू d अपॉन dt और p की जगह हम क्या लिख सकते हैं? mv, क्योंकि p बराबर mv अभी मैं बता के आया हूं। द्रव्यमान गुणित वेग बराबर संवेग, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो p की जगह हम क्या रख सकते हैं? mv। तो dl अपॉन dt क्या दिखेगा? dl अपॉन dt इज इक्वल टू हमको दिखेगा r इंटू m इंटू dv अपॉन dt। यही दिखेगा।
m को भी बाहर कर दिए। किसको बाहर कर दिए? और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बराबर क्या जानते हैं? dv अपॉन dt इक्वल टू क्या जानते हैं? एक्सेलरेशन क्या जानते हैं? वेग में परिवर्तन बटा समय बराबर क्या होता है? त्वरण। तो त्वरण होता है तो क्या हो जाएगा? dl अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो गया? r m और क्या लिख सकते हैं हम? a। और ma सबको पता है क्या है? फोर्स। तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? r इंटू f। क्या लिख सकते हैं? r इंटू और r इंटू एफ को सबको पता है, अभी लिख के आ रहे हैं। क्या लिख के आ रहे हैं? टाउ। तो क्या आ गया? dl अपॉन dt बराबर कितना आ गया? टाउ। ये हो गया रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए? L बराबर क्या जानते हैं? P इंटू आर जानते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन कर दिए। तो दोनों साइड क्या लग गया? d बाई dt d बाई dt। dl बाई dt अपनी जगह में, r का अपन नहीं कर सकते t के रेस्पेक्ट में, तो dp अपॉन dt लिख दिए। यहीं पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो तुम लोग सब लाइन को बचाने के लिए। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या? बल का मान संवेग में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सीधा यहाँ पे f लिख के वाला लाइन लिख सकते हो। यहीं से इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये dp अपॉन dt मतलब f होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि f है, तो यहीं पे f लिख के डायरेक्ट ये लिख सकते हो। तो कितना लाइन में कंप्लीट हुआ? 1 2 3 4 5 में। और जिसको डिटेल बनाना है वो डिटेल में क्या करेंगे? p की जगह क्या रख देंगे? mv। फिर m को क्या कर देंगे? बाहर। dv अपॉन dt की जगह क्या लिख सकते हैं? a। और a का मान, ma का मान कितना हो जाता है? f। तो क्या हो गया तुम्हारा? dl अपॉन dt इज इक्वल टू टाउ। नोट करो चलो।